दोस्तों, आप सभी लोग करण मेहरा और जगिया को तो जानते ही होंगे, मगर अब ये दोनों किसी भी टीवी सीरियल में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्या सचमुच इनमें से एक एक्टर ने अपने पत्नी को इतना मारा था कि उसका सर फट गया, जिसकी वजह से इस एक्टर के ऊपर घरेलू हिंसा का केस दर्ज हो गया और उसी की वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा? और वहीं दूसरा एक्टर तो ऐसा था जिसकी सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उसका पूरा करियर ही बर्बाद हो गया और दोबारा फिर उसे किसी भी टीवी सीरियल में काम करने का मौका नहीं मिला। तो चलिए जानते हैं इन दोनों एक्टर्स की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। नंबर 1, 31 मई 2021, एक ऐसा दिन जिसने टीवी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। निशा रावल ने डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट दर्ज की अपने पति करण मेहरा के खिलाफ और दोस्तों, पुलिस ने सीधा गिरफ्तार कर लिया। टीवी का मशहूर एक्टर जेल की सलाखों के पीछे। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। खून से लथपथ पत्नी, इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर शुरू हुआ एक ऐसा लीगल युद्ध जो आज 4 साल बाद भी चल रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात, इंडस्ट्री के सारे बड़े नाम बिल्कुल चुप। हिना खान, जिनके साथ करण ने 7 साल काम किया, वो साइलेंट। रोहन मेहरा चुप, सबने दूरी बना ली। एक तरफ खून से लथपथ पत्नी, दूसरी तरफ अफेयर और कॉन्स्पिरेसी के आरोप, बीच में फंसा एक मासूम बच्चा। और सबसे बड़ी बात, सच आज तक किसी को पता नहीं। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच? चलिए शुरू से जानते हैं ये पूरी कंट्रोवर्शियल कहानी। करण मेहरा का जन्म हुआ था 10 सितंबर 1982 को जलंधर, पंजाब में। एक एकदम से नॉर्मल मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर, बिल्कुल आम घराना। उनके पिता बिजनेस करते थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं। एक स्टेबल मिडिल क्लास इनकम थी। माँ घर संभालती थी, ट्रेडिशनल पंजाबी वैल्यूज के साथ बच्चों की परवरिश कर रही थी। फाइनेंशियल हालात अच्छे थे, स्ट्रगल वाली बात नहीं थी, लेकिन अमीरी भी नहीं थी। एक कंफर्टेबल लाइफ थी। करण बचपन से ही थोड़े डिफरेंट थे। उनको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थे। बिरला विद्या निकेतन दिल्ली में पढ़ाई की, लेकिन बुक से ज्यादा उनका ध्यान अपने लुक्स और पर्सनैलिटी पर था। ये बचपन से ही स्टाइल और फैशन के प्रति कॉन्शियस थे। और फिर जब कॉलेज का वक्त आया तो करण ने एक अजीब सा डिसीजन लिया। इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं, बल्कि फैशन डिजाइनिंग। हाँ दोस्तों, करण मेहरा ने NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की। लेकिन यहीं से शुरू हुई उनकी असली जर्नी। कॉलेज के दिनों में करण ने मॉडलिंग शुरू कर दी। रैम्प शोज में चलना, फैशन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना। उनका पर्सनैलिटी इतना अच्छा था, लुक्स इतने शार्प थे कि लोग नोटिस करने लगे। और तभी करण के दिमाग में आया मुंबई, सपनों का शहर। फैशन इंडस्ट्री में नाम कमाना था, मॉडलिंग और शायद एक्टिंग का मौका भी मिल सकता था। तो ठीक है, 2000 के दशक की शुरुआत में करण मेहरा ने अपना बैग उठाया और चल पड़े मुंबई की ओर। लेकिन दोस्तों, मुंबई ने उनका स्वागत कैसे किया, चलिए जानते हैं अगले हिस्से में। मुंबई पहुंचे करण मेहरा, दिल में सपने, आंखों में चाहत और जेब में बस थोड़े से पैसे। ये वो दौर था जब मुंबई सपनों को तोड़ती थी, कम बनाती थी। फैशन डिजाइनिंग में एस्टैब्लिश होना इतना आसान नहीं था जितना सोचा था। इंडस्ट्री में पहले से एस्टैब्लिश लोग थे, कंपटीशन जबरदस्त था। करण को समझ आ गया कि यहाँ स्ट्रगल लंबा चलने वाला है, पैसा कमाना जरूरी था। तो क्या किया? मॉडलिंग शुरू की। रैम्प शोज में चलते, प्रिंट एड्स करते, कैटलॉग्स के लिए फोटोशूट्स। लेकिन दोस्तों, ये भी कोई रॉयल लाइफ नहीं थी। छोटे छोटे असाइनमेंट्स, कम पैसे और अनसर्टेन भविष्य। करण ने अपनी बॉडी पर भी बहुत काम किया। जिम जाना, वर्कआउट, फिजिक बनाना, क्योंकि उन्हें पता था कि मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों में लुक्स मायने रखते हैं। और उन्होंने मेहनत की, जी तोड़ मेहनत। फिर धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री का डोर खुलने लगा। पहली बार ऑडिशंस देने गए एक्टिंग के लिए। रिजेक्शंस मिली, ढेर सारी रिजेक्शंस, लेकिन करण हार नहीं माने। 1994 में उन्हें मिला रीमिक्स नाम का यूथ शो। एक छोटी सी रोल, लेकिन शुरुआत तो हुई। फिर 2007 में मायका में काम किया। सपोर्टिंग रोल था, लेकिन थोड़ा बेहतर। लेकिन दोस्तों, ये सब छोटे मोटे शोज थे। करण अब भी स्ट्रगल कर रहे थे। फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी। कभी कभी लगता था शायद गलती हो गई मुंबई आने की। सेल्फ डाउट होने लगा था। डिप्रेशन के करीब पहुंच रहे थे। घर वालों से पूछते, बेटा कब तक ये सब चलेगा? फ्रेंड्स पूछते, करण सेटल कब होगा? और करण खुद से पूछते थे, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? लेकिन दोस्तों, किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। 2009 में एक फोन कॉल आने वाली थी जो करण की पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। 2009 जनवरी महीना, स्टार प्लस का एक नया शो लॉन्च होने वाला था, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और लीड मेल रोल के लिए करण मेहरा को सिलेक्ट किया गया। दोस्तों, ये वो मौका था जिसका इंतजार करण 5-6 साल से कर रहे थे। नैतिक सिंघानिया का किरदार, जो इंडियन टेलीविजन का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर बन जाने वाला था। शो शुरू हुआ और देखते ही देखते हिट हो गया। करण और हिना खान की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों के दिलों में छा गई। केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोग सच में मानने लगे थे कि ये सच का कपल है। ओवरनाइट फेम मिल गया करण को। कल तक जो स्ट्रगल कर रहा था, आज घर घर में पहचाना
जाने लगा। सैलरी जंप से लैक्स में पहुंच गई। अवार्ड्स मिलने शुरू हुए, बेस्ट एक्टर, पॉपुलर एक्टर, हर साल कुछ न कुछ। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे, ब्रांड्स अप्रोच करने लगी इंडोर्समेंट्स के लिए। लाइफस्टाइल कंप्लीटली बदल गई। स्ट्रगल के दिनों का वो एक कमरे का फ्लैट अब लग्जरी अपार्टमेंट बन गया। और सबसे बड़ी बात क्या, करण मेहरा बन गए थे इंडियन टेलीविजन के आदर्श पति। नैतिक जो किरदार निभा रहे थे वो इतना अच्छा, इतना प्यारा था कि हर माँ चाहती थी उसकी बेटी की शादी करण जैसे लड़के से हो। लगातार 7 साल, हाँ दोस्तों 7 साल तक करण ने ये किरदार निभाया। 2009 से लेकर 2016 तक ये उनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन दोस्तों रियल लाइफ में भी कुछ होने वाला था। करण की पर्सनल लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था और वो चैप्टर शुरू होगा निशा रावल के साथ। दोस्तों अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निशा रावल टीवी एक्ट्रेस। मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की जैसे शोज में काम कर चुकी थी। इंडस्ट्री पार्टीज और इवेंट्स में करण और निशा की मुलाकात हुई। दोनों टीवी इंडस्ट्री के लोग थे तो नेचुरली इंटरेक्शन होता रहता था और फिर धीरे धीरे दोस्ती से प्यार हो गया। करण उस वक्त YRKK की वजह से पीक पर थे। निशा भी अच्छी खासी एक्ट्रेस थी। दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ और जल्द ही सीरियस हो गया। डेटिंग पीरियड में सब कुछ परफेक्ट लगता था। पब्लिक अपीयरेंसेस साथ में, रोमांटिक पोस्ट्स सोशल मीडिया पर। इंडस्ट्री के लोग बोलते व्हाट अ लवली कपल। करण का इमेज पहले से ही आइडियल पति का था ऑन स्क्रीन, अब रियल लाइफ में भी वही दिखाई दे रहा था। और फिर आया वो दिन 24 नवंबर 2012, करण मेहरा और निशा रावल की शादी। ग्रैंड पंजाबी वेडिंग, धूमधाम से सेलिब्रेशंस, मीडिया कवरेज, परफेक्ट कपल की परफेक्ट शादी। हनीमून फेज शुरू हुआ। दोनों अपनी अपनी करियर में बिजी थे। करण YRKK में थे, निशा भी काम कर रही थी, लेकिन साथ में वक्त निकालते थे। सोशल मीडिया पर रोमांटिक पिक्चर्स, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट। फिर 2015 में दोनों ने नच बलिए साथ में पार्टिसिपेट किया। डांस रियलिटी शो, हस्बैंड वाइफ की जोड़ी। और दोस्तों यहाँ भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। लोगों को और भी ज्यादा पसंद आने लगी ये जोड़ी। 2017 में एक और खुशी आई करण और निशा की लाइफ में। उनका बेटा कविश पैदा हुआ। अब फैमिली कंप्लीट हो गई थी। परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ और अब एक प्यारा सा बेटा। लेकिन दोस्तों ये परफेक्शन सिर्फ बाहर से थी, अंदर से क्या हो रहा था वो कोई नहीं जानता था। क्योंकि 2016 में करण YRKK छोड़ चुके थे। मेन इनकम सोर्स खत्म हो गया था। फाइनेंशियल प्रेशर आने लगी थी और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। वो कहानी जो इतनी गंदी, इतनी कंट्रोवर्शियल है कि आप सोच भी नहीं सकते। 2016 करण मेहरा ने YRKK छोड़ दिया। 7 साल बाद नैतिक का किरदार छोड़ दिया। क्यों? कुछ लोग कहते हैं क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, कुछ कहते हैं करण नया कुछ ट्राई करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों टीवी इंडस्ट्री का एक कड़वा सच है, एक बार आप एक किरदार से इतना जुड़ जाओ तो उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। करण मेहरा नैतिक बन चुके थे लोगों की नजर में। उसी साल करण बिग बॉस 10 में गए एज कंटेस्टेंट। सोचा होगा शायद यहाँ से नया ऑडियंस मिलेगा, करियर को बूस्ट मिलेगा। लेकिन क्या हुआ? अर्ली एविक्शन, जल्द ही घर से बाहर निकाल दिए गए। उसके बाद मेजर शोज नहीं मिले, छोटे मोटे रोल्स, गेस्ट अपीयरेंसेस, बस इतना ही। पहले जो लैक्स कमा रहे थे महीने के वो अब स्ट्रगल हो रहा था मेंटेन करना। और दोस्तों 2017 में कविश पैदा हुआ। बेटा आने के बाद एक्सपेंसेस और बढ़ गए। अच्छी स्कूल, अच्छी लाइफस्टाइल, सब कुछ मेंटेन करना था, लेकिन इनकम उतनी नहीं आ रही थी। निशा का करियर भी धीमा हो गया था। मदरहुड के बाद उसे भी ज्यादा काम नहीं मिल रहा था, तो घर में फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और जब घर में पैसे की टेंशन हो तो लड़ाई शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स। करण का कहना था निशा डिमांडिंग हो गई है, निशा का कहना था करण रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सब तो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अभी शुरू होनी बाकी थी। वो पिक्चर जो इतनी काली, इतनी डरावनी थी कि पूरा इंडिया शॉक हो गया। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे शॉकिंग हिस्सा इस कहानी का। 31 मई 2021 ये तारीख करण मेहरा की जिंदगी में एक काले धब्बे की तरह छप गई। इस दिन ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। निशा रावल ने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट दर्ज की और वो कंप्लेंट थी डोमेस्टिक वायलेंस की। जी हाँ दोस्तों, टीवी के आदर्श पति पर इल्जाम लगा पत्नी को मारने का। लेकिन रुको, कहानी अभी शुरू ही हुई है। निशा सिर्फ पुलिस स्टेशन नहीं गई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, मीडिया के सामने आई और जो फोटो दिखाई वो देखकर पूरा इंडिया कांप गया। निशा के माथे पर लगा खून, ब्लीडिंग हो रही थी, इंजरी साफ दिख रही थी। निशा रो रही थी, कैमरे के सामने रो रही थी और बोल रही थी करण ने मुझे मारा, उन्होंने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई और मेरे माथे में लग गया। दोस्तों आप सोच सकते हैं उस वक्त क्या माहौल बना होगा। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। टीवी की परफेक्ट कपल घरेलू हिंसा के आरोपों में ट्रेंडिंग शुरू हो गया। #जस्टिस फॉर निशा। और ये सब सुनकर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। करण मेहरा को गिरफ्तार कर लिया। हाँ, गिरफ्तार। टीवी का मशहूर एक्टर पुलिस की हिरासत में। लेकिन सेम दिन बेल मिल गई करण को। वो बाहर आए और फिर शुरू हुआ उनका पक्ष सुनाना। करण ने पूरी तरह से नकार दिया। बोला मैं झूठा फंसाया जा रहा हूँ, मैंने निशा को नहीं मारा, सेल्फ डिफेंस में मैंने धक्का दिया था जब वो मुझ पर अटैक कर रही थी। और फिर करण ने एक और बम फोड़ा। बोला निशा को अफेयर है, एक बिजनेसमैन के साथ उसका चक्कर चल रहा है, रोहित सेठिया नाम का बंदा है, वो मुझसे प्रॉपर्टी छीनना चाहती है। ये सब प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी है। दोस्तों अब सोचो, एक तरफ निशा का ब्लीडिंग माथा, आंसू और डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप, दूसरी तरफ करण का एलिगेशन, अफेयर, कंस्पिरेसी, झूठी FIR। मीडिया में तहलका मच गया। हर न्यूज चैनल पर बहस। कुछ लोग निशा के साथ थे, कुछ करण के। लेकिन
लेकिन ज्यादातर सिंपैथी निशा को मिल रही थी क्योंकि उस ब्लीडिंग फोटो का असर बहुत गहरा था। निशा ने और भी शॉकिंग बातें बताई। बोली, करण मुझे कई बार मार चुके हैं, ये पहली बार नहीं है। मेंटल टॉर्चर करते थे, कविश के सामने वायलेंस करते थे, मुझे काम से रोकते थे। इन लॉज ने भी सपोर्ट नहीं किया। और दोस्तों, सबसे दर्दनाक बात, निशा बोली, करण को उनकी को स्टार से अफेयर था। मैंने सब कुछ सहा, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। अब करण का काउंटर आया। उन्होंने कहा, निशा झूठ बोल रही है, अफेयर की बात गलत है। मैं उसे फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था, लेकिन वो डिमांडिंग हो गई। प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाना चाहती है। मैंने जो कुछ कमाया वो सब लेना चाहती है। लीगल बैटल शुरू हो गई। एफआईआर दर्ज हुई करण के खिलाफ। करण ने काउंटर एफआईआर दर्ज की निशा के खिलाफ। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस। डिवोर्स प्रोसीडिंग्स शुरू। कविश की कस्टडी के लिए लड़ाई। और दोस्तों, करण को उस रात जेल में रहना पड़ा। एक रात जेल की सलाखों के पीछे। जो बंदा टीवी पर करोड़ों लोगों का चहेता था, वो जेल में। बेल एप्लीकेशन लगी, कोर्ट हियरिंग शुरू हुई। निशा रोज इमोशनल ब्रेकडाउन्स के वीडियोस डालने लगी। करण की साइड मीडिया में ठीक से नहीं आ रही थी। लोगों का मानना था कि औरत झूठ नहीं बोल सकती ऐसे सीरियस मामले में। इंडस्ट्री के लोग चुप थे। हिना खान, जिनके साथ करण ने 7 साल काम किया, वो साइलेंट रही। रोहन मेहरा और बाकी को स्टार्स ने भी कुछ नहीं बोला। सब ने दूरी बना ली। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली 4 साल इससे भी ज्यादा गंदा होने वाला था। 2021 से लेकर 2023 तक ये 3 साल करण और निशा की लाइफ के सबसे बुरे साल बने। हर महीने कोई ना कोई नया कंट्रोवर्सी, नया एलिगेशन, नई लड़ाई। पहला बड़ा मुद्दा, रोहित सेठिया। करण ने जिसका नाम लिया था एज निशा के अलेजेड बॉयफ्रेंड। ये रोहित सेठिया कौन है? एक बिजनेसमैन, मुंबई का रहने वाला। करण का आरोप था कि निशा इसके साथ अफेयर में थी और इसी वजह से मैरिज टूटी। निशा ने पूरी तरह नकार दिया। बोली, करण मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित सिर्फ एक दोस्त है, कुछ और नहीं। लेकिन करण अपनी बात पर अड़े रहे। बोले, मुझे प्रूफ है, फोटोज है, मैसेजेस है। दोस्तों, लेकिन वो प्रूफ कभी सामने नहीं आया पब्लिकली। बस आरोप प्रत्यारोप जलता रहा। सोशल मीडिया पर दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। रोहित सेठिया ने खुद एक स्टेटमेंट दिया। बोला, मैं निशा का सिर्फ दोस्त हूँ, करण झूठ बोल रहे हैं। मैंने कभी उनकी शादी में दखल नहीं दिया। लेकिन सच क्या है, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। दूसरा बड़ा इशू, कविश की कस्टडी। दोस्तों, ये सबसे दर्दनाक हिस्सा है इस पूरी कहानी का। एक मासूम बच्चा जो अपने माँ बाप की लड़ाई का शिकार बन गया। निशा ने कविश को अपने पास रखा, करण को लिमिटेड एक्सेस दी। करण का कहना था, निशा मुझे बेटे से मिलने नहीं देती, पेरेंटल एलियनेशन कर रही है, मेरा हक है अपने बेटे से मिलने का। निशा बोली, करण को मिलने देती हूँ, लेकिन वो बच्चे के सामने मेरे बारे में गलत बातें करते हैं। मैं कविश को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। कोर्ट में कस्टडी बैटल चली। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हुए। कविश का फ्यूचर, उसका बचपन, सब कुछ दांव पर था। और दोस्तों, अभी तक ये केस चल रहा है, फाइनल डिसीजन नहीं आया। तीसरा मुद्दा, प्रॉपर्टी और पैसे। मुंबई में एक फ्लैट था करण के नाम। निशा चाहती थी उस पर आधा हक। करण बोले, मैंने कमाया है, मेरी प्रॉपर्टी है। निशा सिर्फ पैसे के पीछे है। निशा बोली, मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है इस घर में, मैं भी काम करती थी। और कविश का फ्यूचर देखो, उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए। बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने की कोशिश, एसेट्स छुपाने के एलिगेशंस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में, सब कुछ पब्लिक हो गया। दोनों की प्राइवेसी खत्म हो गई। और दोस्तों, फिर शुरू हुआ सोशल मीडिया पर पब्लिक स्पैट्स का दौर। बर्थडेज पर एक दूसरे को टॉन्ट करना। कविश के बर्थडे पर दोनों अलग अलग पार्टीज करवा रहे थे। इंस्टाग्राम स्टोरीज में हिडन मैसेजेस, इंटरव्यूज में एक दूसरे को ब्लेम करना। पेपरैजी जहां भी मिल जाते कंट्रोवर्सी के बारे में पूछते। पब्लिक इवेंट्स पर कॉन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश, लेकिन हर जगह बस यही चर्चा। निशा ने मल्टीपल कंप्लेंट्स और फाइल की। हरासमेंट का केस, स्टॉकिंग के एलिगेशंस, थ्रेट कॉल्स आने की बात बोली। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मांगे कोर्ट से। करण बोला, मुझे झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, मेंटल हरासमेंट हो रही है मेरी, मैं इनोसेंट हूँ। और दोस्तों, सबसे बुरी बात, दोनों की करियर तबाह हो गई। करण को टीवी शोज नहीं मिल रहे थे, ब्रांड्स ने एसोसिएशन तोड़ दिया, डोमेस्टिक वायलेंस अक्यूज्ड का टैग लग गया था। निशा को भी काम नहीं मिल रहा था प्रॉपर्ली। इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी का टैग लग चुका था। दोनों फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे और ऊपर से लीगल फीस का बोझ। करण के फैमिली ने उन्हें सपोर्ट किया। उनके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सब ने कहा, हम करण के साथ हैं, वो झूठा फंसाया गया है। निशा के भाई रोहित सेठिया, ध्यान दीजिए, ये अलग रोहित है अलेज्ड बॉयफ्रेंड वाले से। उन्होंने निशा का सपोर्ट किया। फैमिली डिवाइडेड हो गई। इन लॉस का इशू बन गया। हर हफ्ते कोई ना कोई नया एंगल निकलता। कभी करण बोलता, निशा ने मेरे साथ धोखा किया। कभी निशा बोलती, करण वायलेंट और अग्रेसिव है। ट्रूथ कहाँ है, किसी को नहीं पता। कोर्ट हियरिंग्स चल रही थी, लेकिन डिसीजन नहीं आ रहा था। केस लंबा खिंचता जा रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 2024 और 2025 में और भी ट्विस्ट्स आने वाले थे। 2024 और 2025 ये 2 साल भी कम कंट्रोवर्शियल नहीं रहे। डिवोर्स फाइनलाइजेशन के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सेटलमेंट टॉक्स हो रहे हैं, लेकिन आसानी से कुछ होता नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, अभी तक ऑफिशियली डिवोर्स ग्रांट नहीं हुआ है। दोनों लीगल बैटल लड़ रहे हैं। कस्टडी का फाइनल डिसीजन पेंडिंग है। कविश अभी निशा के पास है और करण को लिमिटेड विजिटेशन राइट्स मिली हैं। फाइनेंशियल सेटलमेंट
सेटलमेंट का अमाउंट अभी डिसाइड नहीं हुआ। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन पर बहस चल रही है। टर्म्स एंड कंडीशंस पर दोनों अग्री नहीं हो पा रहे। और दोस्तों, एलिगेशंस अभी भी बंद नहीं हुए। करण ने हाल ही में फिर से अफेयर के एलिगेशंस दोहराए। बोला सच सामने आएगा। निशा भी झूठ बोला है सालों से। निशा के नए रिलेशनशिप की रूमर्स फैली। कुछ लोग बोले कि वो किसी और के साथ देखी गई, लेकिन निशा ने कुछ कंफर्म नहीं किया। लेटेस्ट कोर्ट हियरिंग्स में नए एविडेंस प्रेजेंट हुए। सीसीटीवी फुटेज की बात हुई, व्हाट्सएप चैट्स सबमिट की गई, लेकिन पब्लिक को पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल है। करियर के फ्रंट पर करण को थोड़ा बहुत काम मिल रहा है। वेब सीरीज में छोटी रोल्स, रियलिटी शोज अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म्स हिचकिचा रहे हैं कंट्रोवर्सी की वजह से। निशा भी स्लोली काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों का गोल्डन पीरियड गया। इंडस्ट्री में वापसी मुश्किल लग रही है। कविश अब बड़ा हो रहा है, स्कूल जा रहा है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होगा ही। बच्चे ने अपने माँ बाप को लड़ते देखा है। थेरेपिस्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं उसकी काउंसलिंग के लिए। करण और निशा दोनों को कविश से मिलने का हक है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है सिचुएशंस। बच्चा दोनों के बीच फंसा हुआ है। लेटेस्ट इंटरव्यूज में करण ने कहा, मैं अपने बेटे के लिए लड़ रहा हूँ, सच जीतेगा। निशा बोली, मैं कविश को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, जस्टिस मिलेगा। कॉन्ट्रडिक्टिंग नैरेटिव्स अभी भी चल रही हैं। पब्लिक सिंपैथी थोड़ी शिफ्ट हुई है। पहले पूरी सिंपैथी निशा के साथ थी, लेकिन अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या सच में सब कुछ एक तरफा था? मीडिया कवरेज अब भी एक्टिव है। हर नए डेवलपमेंट पर न्यूज आती है। सोशल मीडिया पर डिस्कशंस होते रहते हैं। दोस्तों, ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि सच क्या है, झूठ क्या है, ये पता लगाना मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, सच क्या है? करण सही है या निशा? डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या नहीं? अफेयर था या नहीं? कॉन्स्पिरेसी है या सच में अब्यूज हुआ? देखो, यहाँ पे एक चीज साफ है, दोनों साइड्स की कहानियां बिल्कुल अलग है और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। निशा का पक्ष देखें तो ब्लीडिंग फोरहेड की फोटो है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, एफआईआर दर्ज हुई, इमोशनल ब्रेकडाउन के वीडियोस हैं। ये सब फैब्रिकेट करना मुश्किल है। अगर सच में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो ये बहुत गंभीर क्राइम है। लेकिन करण का पक्ष देखें तो उन्होंने कंसिस्टेंटली कहा है कि ये सब प्री प्लान्ड था, सेल्फ डिफेंस में धक्का दिया था, निशा प्रॉपर्टी के पीछे है, अफेयर था। ये एलिगेशंस भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। कोर्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब बालिका वधू का जग्या हर घर में पहचाना जाता था, हर कोई उसकी बातें करता था, टीआरपी चार्ट्स पे शो नंबर 1 पे रहता था। पर आज वो एक्टर कहाँ है? क्यों वो टीवी पे दिखाई नहीं देता? क्यों उसका करियर अचानक से रुक सा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में उसकी को स्टार की मौत से उसका कोई कनेक्शन था? हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शशांक व्यास की। वो एक्टर जिसने जग्या बनके करोड़ों लोगों के दिल जीते, पर आज ऑलमोस्ट गायब हो गया है टीवी इंडस्ट्री से। एक तरफ जहाँ उसके साथ काम करने वाले एक्टर्स आज भी टॉप शोज में लीड रोल्स कर रहे हैं, सक्सेस के नए मुकाम छू रहे हैं, वहीं शशांक व्यास का नाम सिर्फ पुरानी यादें बनकर रह गया है। क्यों? क्या उसकी एक्टिंग में कमी थी, या उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम थी, या फिर कोई ऐसी काली सच्चाई है जो इंडस्ट्री ने उससे दूर कर दिया? और दोस्तों, जब मैं काली सच्चाई कहता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ उस ट्रैजिक इंसिडेंट की 1 अप्रैल 2016, जब शशांक की को स्टार प्रत्यूषा बैनर्जी ने खुदकुशी कर ली। और उस दिन के बाद से शशांक के नाम के साथ एक ऐसा दाग लग गया जो आज तक साफ नहीं हुआ। मीडिया में एलिगेशंस लगे, इंडस्ट्री में विस्पर्स हुई, पब्लिक ने सवाल उठाए और शशांक वो चुप रहे, कभी खुल के बात नहीं की। और ये खामोशी ही उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। आज की वीडियो में हम शशांक व्यास की कंप्लीट जर्नी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से, जहां से ये सब शुरू हुआ। दोस्तों, 3 नवंबर 2086 मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर उज्जैन। यहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है शशांक। अब उज्जैन को आप जानते होंगे, ये कोई मुंबई या दिल्ली जैसा बड़ा शहर नहीं है। ये एक कल्चरल सिटी है जहाँ महाकाल का मंदिर है, जहाँ ट्रेडिशन स्ट्रॉन्ग है और जहाँ लोग सिंपल लाइफ जीते हैं। शशांक की फैमिली भी एक बिल्कुल ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके पापा एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं थे, बस घर चलाने लायक इनकम थी। माँ घर संभालती थी और बच्चों की परवरिश करती थी। घर में वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग थे, डिसिप्लिन था, पर पैसों की कमी भी थी। शशांक बचपन से थोड़े क्वाइट टाइप के थे। स्कूल में ज्यादा दोस्तों की भीड़ नहीं थी उनके आसपास। टीचर्स कहते थे कि ये लड़का अपने आप में ही रहता है। पर एक चीज थी जो सबने नोटिस की, जब भी स्कूल में एनुअल फंक्शन होता या कोई कल्चरल प्रोग्राम होता, तब शशांक स्टेज पे आते ही बदल जाते थे। कॉन्फिडेंस देखो उनका। एक शाय लड़का जो नॉर्मली किसी से ज्यादा बात नहीं करता, वो स्टेज पे आकर डायलॉग बोलते वक्त बिल्कुल अलग ही इंसान बन जाता था। टीचर्स इंप्रेस थे, पेरेंट्स को गर्व महसूस होता था। पर तब तक किसी को पता नहीं था कि ये बच्चा एक दिन टेलीविजन का सुपरस्टार बनेगा। पढ़ाई में शशांक एवरेज स्टूडेंट थे, ना ब्रिलियंट थे ना वीक, बस पास होने लायक मार्क्स आ जाते थे। कॉमर्स स्ट्रीम
स्ट्रीम चूज की कॉलेज में क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि वो सीए बने या कोई अच्छी नौकरी करे। पर शशांक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो कॉलेज में बैठे सोचा करते थे कि अकाउंटिंग और बैलेंस शीट से अपना क्या लेना देना है। उनका तो बस एक ही सपना था, मुंबई जाना और एक्टर बनना। घर पे जब भी एक्टिंग की बात करते तो पापा गुस्सा हो जाते, कहते बेटा ये सब बेकार की बातें हैं, पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, स्टेबल जॉब ढूंढो, फिर जो करना है करना। पर शशांक की जिद पक्की थी। उनके दिल में ये सपना इतना स्ट्रॉन्ग था कि कॉलेज के फाइनल ईयर में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया, मुंबई जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। घर वालों को कन्विंस करना था तो उन्होंने एक डील की, बोले कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद अगर मुंबई जाने का मौका मिला तो रोक ना पाना। और 2006 में जब वो ग्रेजुएट हो गए तब तक उनके पास ऑलरेडी एक प्लान तैयार था। थोड़ा बहुत जो सेविंग्स थी वो कलेक्ट की, घर वालों से परमिशन ली, एक्चुअली परमिशन कहा, एक तरह से जिद करके मनवा लिया। और एक दिन एक छोटा सा बैग पैक करके सपनों से भरे दिल के साथ शशांक व्यास ने उज्जैन छोड़ दिया और निकल पड़े मुंबई की तरफ। पर दोस्तों, मुंबई का सफर इतना आसान नहीं था जितना शशांक ने सोचा था। ये वो शहर है जहाँ सपने तो बहुत दिखते हैं पर सच्चाई बहुत कड़वी होती है और शशांक को ये पता चलने वाला था बहुत जल्द। दोस्तों, जब शशांक 2006 में मुंबई उतरे, उनके पास ना कोई कनेक्शन था, ना कोई गॉडफादर, ना ही ज्यादा पैसे, बस एक झोला था, कुछ कपड़े थे और बहुत सारे सपने थे। पहले दिन का सीन इमेजिन करो, ट्रेन से उतरे हैं शशांक, मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर खड़े हैं और चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहे हैं। इतना भाग दौड़, इतना शोर, उज्जैन में तो ऐसा कभी देखा नहीं था। कंफ्यूजन हो रही है कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है। किसी तरह से एक स्ट्रगलिंग एक्टर का कांटेक्ट मिला था जो उज्जैन से ही मुंबई आया हुआ था। उसी के पास फोन करके पूछा कि मैं कहाँ आऊँ और फिर शशांक पहुँचे अंधेरी, वो एरिया जिसे मुंबई का स्ट्रगलिंग एक्टर्स का अड्डा कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा कमरा था जिसमें 4-5 लड़के रहते थे, सब स्ट्रगलिंग एक्टर्स, सबके सपने एक जैसे, सबकी स्ट्रगल एक जैसी। शशांक को भी उसी कमरे में जगह मिल गई, एक मैट्रेस, थोड़ा सा स्पेस और हर रात सपनों के साथ सोना। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे दोस्तों, खाना ढंग से नहीं मिलता था, कभी कभी सिर्फ ब्रेड और चाय पे दिन निकल जाता था। पेरेंट्स से पैसे मांगना पड़ता था पर वो भी लिमिटेड थे क्योंकि उनकी खुद फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। अकेला महसूस होता था शशांक को, घर याद आता था, माँ का हाथ का बना खाना याद आता था, पापा की डांट भी याद आती थी। रात को सो नहीं पाते थे, सोचते रहते थे कि सही डिसीजन लिया है या गलत, पर सुबह होते ही फिर हिम्मत आ जाती थी, फिर तैयार हो जाते ऑडिशंस के लिए। और दोस्तों, ऑडिशंस ये एक अलग ही दुनिया है। हर दिन 2-3 ऑडिशंस, कभी गोरेगांव जाना, कभी मलाड, कभी बैंड्रा, लोकल ट्रेन्स में धक्के खाना, घंटों लाइन में खड़े रहना और फिर फाइनली जब टर्न आता है तो कास्टिंग डायरेक्टर एक नजर देख के बोल देते हैं नेक्स्ट। रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रही थी शशांक को। कोई कहता था तुम्हारा लुक टीवी के लिए नहीं है, कोई कहता था एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कहता था बैकग्राउंड नहीं है तो चांसेस कम है। एक बार तो डिप्रेशन के दौरों में उन्होंने सीरियसली सोचा कि वापस उज्जैन चला जाऊं। पेरेंट्स सही कह रहे थे, यहाँ कुछ नहीं रखा, पर फिर रूममेट्स ने एनकरेज किया, बोले सबकी यही स्टोरी है, सबको टाइम लगता है। और फिर 2007 में फाइनली एक छोटा सा ब्रेक मिला, एक एपिसोडिक रोल मिला एक टीवी शो में। बस 2-3 सीन्स थे, डायलॉग भी ज्यादा नहीं थे, पर शशांक के लिए वो पहला ब्रेक था। पहली बार वो टीवी स्क्रीन पर आए। पेमेंट भी कुछ खास नहीं मिली, पर क्या फर्क पड़ता है। वो मोमेंट जब अपने आप को टीवी पे देखा, वो फीलिंग कुछ अलग थी। शशांक को लगा कि चलो शुरुआत तो हो गई। उसके बाद कुछ और छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे। 2008 में काजल नाम का एक सीरियल में काम किया, छोटा सा रोल था पर कंसिस्टेंटली काम तो आ रहा था। फिर 2 हंसों का जोड़ा में भी काम किया। पर दोस्तों, ये सब साइड रोल्स थे, बैकग्राउंड में खड़े रहना, हीरो के दोस्त का रोल करना या फिर एपिसोडिक कैरेक्टर। शशांक चाहते थे लीड रोल, वो बड़ा ब्रेक चाहते थे जो उनकी पहचान बनाए। और ये वेट करते करते ऑलमोस्ट 4 साल निकल गए। 4 साल, सोचिए कितना लंबा टाइम होता है। हर दिन ऑडिशन, हर दिन रिजेक्शन, हर दिन स्ट्रगल। पर शशांक ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा नहीं था कि 2010 में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। एक फोन कॉल आने वाला था जो उन्हें ओवरनाइट स्टार बना देगा। पर उस फोन कॉल के साथ आने वाली थी कुछ ऐसी चीजें जो बाद में उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएंगी। 2010 शशांक अपने कमरे में बैठे हैं, थक के चूर हैं ऑडिशन से। तब फोन रिंग होता है, कलर्स टीवी का कॉल है। वो कहते हैं कि आपको एक बहुत बड़े शो के लिए ऑडिशन देना है। शो का नाम था बालिका वधू। दोस्तों, उस वक्त बालिका वधू ऑलरेडी सुपरहिट शो था। चाइल्ड आर्टिस्ट जैसे अविका गौर और अविनाश मुखर्जी ने दिल जीत लिया था। शो के टीआरपीज आसमान छू रही थी। पर अब स्टोरी में लीप आ रहा था, कैरेक्टर्स ग्रोन अप हो रहे थे और सबसे इम्पोर्टेंट रोल था जग्या का। वो लीड कैरेक्टर था जिसके अराउंड पूरी स्टोरी घूमती थी। प्रोड्यूसर्स को चाहिए था एक ऐसा चेहरा जो इनोसेंट दिखे, जो रिलेटेबल हो और जो जग्या के कैरेक्टर को सच में जी सके। शशांक के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वो जानते थे कि ये अगर मिल गया तो लाइफ सेट हो जाएगी। ऑडिशन दिया उन्होंने अपनी जान लगा के। 3-4 राउंड्स हुए। हर राउंड में शशांक ने प्रूव किया कि वो परफेक्ट है इस रोल के लिए। और फिर एक दिन फाइनली कंफर्मेशन आ गई। शशांक व्यास बन गए थे बालिका वधू के नए जग्या। जब पहली बार शशांक जग्या बन के स्क्रीन पे आए, उस दिन से उनकी लाइफ बदल गई दोस्तों। ओवरनाइट स्टार बन गए वो। घर घर में जग्या की पहचान बन गई। हर कोई शशांक व्यास को जग्या के नाम से जानने लगा। शो की टीआरपीज स्काई रॉकेट हो गई। शशांक और प्रत्युषा बैनर्जी जो आनंदी का रोल कर रही थी, उनकी जोड़ी ने दिल जीत लिया। जग्या और आनंदी का केमिस्ट्री, उनकी लव स्टोरी, उनके इमोशनल
सीन्स, सब कुछ हिट था। सडनली शशांक के लिए सब कुछ चेंज हो गया। पहले जो ऑडिशंस के लिए भटकते थे, अब उन्हें इवेंट्स में चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाने लगा, अवार्ड फंक्शंस में नॉमिनेट होने लगे, इंटरव्यूज देने लगे, सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग बढ़ गई, फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आ गई। पहले जो ब्रेड और चाय पे गुजारा करते थे, अब अच्छे होटल्स में खाना खाते थे, घर वालों को पैसे भेज सकते थे, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकते थे। पर दोस्तों, यहाँ से एक और कहानी भी शुरू हो रही थी, एक ऐसी कहानी जो बाद में शशांक की जिंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ उनकी और प्रत्युषा बैनर्जी के बीच के कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते की। ऑन स्क्रीन तो दोनों की केमिस्ट्री एक्सप्लोसिव थी, पर ऑफ स्क्रीन क्या था, ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। और ये सवाल और भी पेनफुल हो गया जब 2016 में एक ट्रेजेडी हुई जो सबको हिला के रख दिया। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इस स्टोरी के सबसे सेंसिटिव और सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट की। ये वो पार्ट है जिसके बारे में बोलते वक्त दिल कांप जाता है, क्योंकि ये सिर्फ रूमर्स या गॉसिप नहीं है, ये एक ट्रेजेडी है, एक जिंदगी का खत्मा है। 1 अप्रैल 2016 उस दिन पूरे टीवी इंडस्ट्री में एक ऐसी खबर फैली जो सबको शॉक कर दिया। प्रत्युषा बैनर्जी, जो बालिका वधू की आनंदी थी, जिसने अपने रोल से करोड़ों लोगों के दिल जीते थे, उसने खुदकुशी कर ली थी। सोचिए दोस्तों, एक एक्टर जो इतनी फेमस है, जिसको इतनी मोहब्बत मिलती है ऑडियंस से, वो क्यों इतना बड़ा कदम उठाएगी? क्यों एक जवान लड़की अपनी जिंदगी खत्म कर देगी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, मीडिया ने घेरा डाला, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, वैसे वैसे कुछ ऐसे नाम सामने आने लगे जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। प्रत्युषा का बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को अरेस्ट किया गया। पुलिस की अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, टॉर्चर हुआ था। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में और कुछ नेम्स भी घूम रहे थे, और उनमें से एक नाम था शशांक व्यास का। अब यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये एलिगेशंस है, प्रूफ नहीं है। पर जो मीडिया में आया, जो इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने विस्पर किया, वो बहुत शॉकिंग था। कुछ सोर्सेज ने क्लेम किया कि शशांक और प्रत्युषा का इमोशनल अफेयर था बालिका वधू के दिनों में। कहते हैं कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ऑफ स्क्रीन भी दोनों के बीच कुछ था। अलेजेडली शशांक और प्रत्युषा बहुत क्लोज थे, लेट नाइट फोन कॉल्स होती थी, सेट पे दोनों के बीच स्पेशल बॉन्डिंग थी। को स्टार्स ने भी नोटिस किया था कि ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स से ज्यादा थे। पर फिर क्या हुआ? क्यों ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा? यहाँ पे कहानी और डार्क हो जाती है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि जब शशांक को फेम मिल गई, जब वो स्टार बन गए, तब उन्होंने डिस्टेंस बना लिया प्रत्युषा से। अलेजेडली कुछ प्रोमिसेस किए गए थे जो पूरे नहीं हुए, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो मीट नहीं हुई। एक सोर्स ने अनोनिमसली बताया था कि प्रत्युषा इमोशनली बहुत अटैच थी शशांक से, पर शशांक ने क्लैरिटी नहीं दी कि वो क्या चाहते हैं। न प्रॉपर्ली रिलेशनशिप एक्सेप्ट की, न क्लियरली रिजेक्ट किया। और ये कंफ्यूजन, ये इमोशनल अटैचमेंट जिसका कोई क्लोजर नहीं मिला, ये प्रत्युषा के लिए बहुत पेनफुल था। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि शशांक रिस्पॉन्सिबल है प्रत्युषा की डेथ के लिए, बिल्कुल नहीं। लीगल इन्वेस्टिगेशन में शशांक का नाम नहीं आया, ऑफिशियली उनके अगेंस्ट कुछ प्रूव नहीं हुआ। पर जो बात है वो ये है कि पब्लिक परसेप्शन में, मीडिया स्टोरीज में और इंडस्ट्री गॉसिप में शशांक का नाम हमेशा प्रत्युषा की ट्रेजेडी से जुड़ा रहा। जब प्रत्युषा की डेथ हुई, उस वक्त शशांक ने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रत्युषा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, उनकी डेथ से वो डेवास्टेटेड है। पर उन्होंने कभी ये क्लियरली नहीं बताया कि एक्चुअली क्या था उनके बीच। सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोलिंग हुई शशांक की। कुछ लोग कहते थे कि शशांक इनोसेंट है, ये सब सिर्फ बेसलेस एलिगेशंस है। पर कुछ लोग ब्लेम करते थे कि अगर शशांक ने अपने रिलेशनशिप के बारे में क्लियर होता, अगर वो ऑनेस्ट होता, तो शायद प्रत्युषा को इतना इमोशनल ट्रॉमा नहीं होता। और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी बन गई कि आज भी जब प्रत्युषा बैनर्जी का नाम लिया जाता है, शशांक व्यास का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्या सच में कुछ था उनके बीच, या ये सब सिर्फ मीडिया की बनाई हुई स्टोरी थी? शशांक ने कभी ओपनली इस बारे में बात नहीं की, और अब तो वो बिल्कुल चुप है इस टॉपिक पे। पर दोस्तों, ये ट्रेजेडी शशांक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। उनकी इमेज पे एक शैडो पड़ गया जो आज तक नहीं गया। करियर पे असर पड़ा, पर्सनल लाइफ में बदलाव आए, और ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं थी। शशांक की पर्सनल लाइफ में और भी राज थे जो धीरे धीरे बाहर आने लगे। दोस्तों, शशांक व्यास की पर्सनल लाइफ हमेशा से एक मिस्ट्री रही है। जब भी कोई रिपोर्टर पूछे कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो वो कहते हैं करंटली सिंगल हूँ। पर इंडस्ट्री के अंदर की कहानी कुछ और है। टीवी इंडस्ट्री में आम बात है कि जब दो को स्टार साथ काम करते हैं तो उनके बीच लिंकअप रूमर्स होती हैं। शशांक के साथ भी कई एक्ट्रेसेस के नाम जुड़े। पहले तो प्रत्युषा बैनर्जी का नाम था जिसका जिक्र हमने अभी किया, पर उसके अलावा भी कुछ नाम थे जो मीडिया में चले। नेहा सरगम के साथ जब शशांक ने दिया और बाती हम में काम किया, तब भी रूमर्स थी। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी थी तो लोग सोचने लगे कि ऑफ स्क्रीन भी कुछ है, पर दोनों ने हमेशा डिनाई किया। फिर अंकिता शर्मा का नाम आया। जब जाना ना दिल से दूर में दोनों ने साथ काम किया। अगेन सेम पैटर्न, गुड केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन, रूमर्स ऑफ स्क्रीन, पर कोई कंफर्मेशन नहीं। तो सवाल ये है कि शशांक इतने सीक्रेटिव क्यों है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में? क्यों वो कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मैं किसी को डेट कर रहा हूँ? कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्युषा की ट्रेजेडी के बाद शशांक ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को कम्प्लीटली प्राइवेट रखेंगे। वो नहीं चाहते कि कोई और कंट्रोवर्सी हो, कोई और नाम उनके साथ जुड़े। पर क्रिटिक्स का कहना है कि जब तक आप ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे,
होंगे तब तक रूमर्स तो बनते ही रहेंगे। अगर कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है तो ओपनली बोलो ना कि मैं सिंगल हूँ या कमिटेड। इंडस्ट्री सोर्सेज के अकॉर्डिंग शशांक एक्चुअली एक नॉन इंडस्ट्री गर्ल को डेट कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। वो डेलिबरेटली उसको मीडिया से दूर रखते हैं, कभी इवेंट्स में साथ नहीं आते, कभी पब्लिकली नहीं दिखते। कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने बताया है कि शशांक बहुत प्राइवेट पर्सन है, उन्हें ये सब मीडिया अटेंशन, ये लिंकअप रूमर्स, ये सब पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी एक्टिंग पे फोकस हो, उनकी पर्सनल लाइफ पे नहीं। पर दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि जब आप पब्लिक फिगर हो, जब आप सेलिब्रिटी हो, तो लोग आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे ही। और जब आप खुद कुछ नहीं बताते तो लोग अपने थ्योरीज बनाते हैं, अपनी स्टोरीज बनाते हैं। शशांक की करंट रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में 2024 तक कोई कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो ना तो मैरिड है, ना ही पब्लिकली किसी रिलेशनशिप में है। सोशल मीडिया पे भी वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर नहीं करते। मैरिज के प्लान्स के बारे में जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अभी करियर पे फोकस है, पर वो अब 30 की एज क्रॉस कर चुके हैं, तो नेचुरली फैमिली और फैंस दोनों प्रेशर डालते होंगे मैरिज के लिए। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बालिका वधू के बाद जो भी शोज शशांक ने किए उनमें उनकी लव लाइफ या रिलेशनशिप का ट्रैक नहीं चला या बहुत कम चला। कोइंसिडेंस या डेलिबरेटली ऐसा किया गया? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि शशांक को रोमांटिक सीन्स या लव ट्रैक्स करने में डिस्कम्फर्ट होता है पोस्ट प्रत्यूषा इंसिडेंट। वो ये सब अवॉइड करते हैं जितना हो सके। तो ये थी शशांक की मिस्टीरियस लव लाइफ की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें सवाल बहुत है पर जवाब बहुत कम, और ये मिस्ट्री आज भी बनी हुई है। पर दोस्तों पर्सनल लाइफ के अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भी शशांक के लिए सब अच्छा नहीं था। करियर में भी अप्स एंड डाउन्स आए, कंट्रोवर्सीज आई, और वो सब देखते हैं अब। दोस्तों बालिका वधू खत्म होने के बाद शशांक ने सोचा था कि अब उनका करियर सिर्फ अपवर्ड्स जाएगा, लीड रोल्स मिलेंगे, बड़े शोज मिलेंगे, शायद बॉलीवुड में भी एंट्री हो जाए। पर रियलिटी कुछ और ही थी। 2014 में जब बालिका वधू से वो बाहर आए, इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी उनसे। प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि शशांक फिर से वैसे ही हिट शो दे, पर ऐसा हो नहीं पाया। पहला शो जो शशांक ने चूज किया था वो था जाना न दिल से दूर। 2016 में ये शो शुरू हुआ। शशांक लीड रोल में थे, पर ये शो वो कमाल नहीं कर पाया जो बालिका वधू ने किया था। टीआरपीज एवरेज थी, शो चला जरूर पर वो ब्लॉकबस्टर हिट नहीं बना। क्रिटिक्स ने भी मिक्स्ड रिव्यूज दिए, कहते थे कि शशांक अभी भी जग्या जैसा ही एक्ट कर रहे हैं, कुछ नया नहीं दिखा रहे। फिर 2018 में आया रूप मर्द का नया स्वरूप। ये शो भी लीड रोल था शशांक के लिए, पर दोस्तों ये शो तो कंप्लीट फ्लॉप हो गया, कुछ ही महीनों में बंद हो गया। और यहाँ से शुरू हुई शशांक की डाउनफॉल की कहानी। इंडस्ट्री में विस्पर्स होने लगी कि शशांक वन हिट वंडर है, सिर्फ बालिका वधू की वजह से फेमस हुए, अपने दम पर कुछ प्रूव नहीं कर पाए। पर सच क्या है? क्यों शशांक के शोज काम नहीं कर रहे थे? कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने अनोनिमसली बताया कि शशांक की डिमांड्स बहुत ज्यादा थी। वो बालिका वधू वाले टाइम की फीस मांगते थे, जबकि अब उनकी मार्केट वैल्यू वैसी नहीं थी। क्रिएटिव टीम के साथ भी डिफरेंसेस थे। अलेजिडली शशांक अपने कैरेक्टर में चेंजेस चाहते थे, स्क्रिप्ट में इंटरफेरेंस करते थे। प्रोड्यूसर्स को ये पसंद नहीं आता था। सेट पे भी एटीट्यूड इश्यूज की बातें सुनाई दी। कुछ को-स्टार्स ने इनडायरेक्टली हिंट दिया था कि शशांक को फेम जल्दी हेड पर चढ़ गई थी, वो जग्या से बाहर नहीं आ पाए थे। हर रोल में वो वैसे ही एक्ट करते थे। पर शशांक के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये सब इंडस्ट्री पॉलिटिक्स है। जब आप हिट होते हो तब सब सपोर्ट करते हैं, जब थोड़ा सा भी डाउन हो तो सब अगेंस्ट हो जाते हैं। एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट शशांक के लिए बॉलीवुड एंट्री नहीं हो पाना भी था। उन्होंने कोशिश की, ऑडिशंस दिए, स्क्रीन टेस्ट दिए, पर कोई सब्सटैंशियल रोल नहीं मिला। बॉलीवुड में ये प्रॉब्लम है कि टीवी एक्टर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता। कहते हैं कि टीवी एक्टर है तो सिनेमा में काम नहीं करेगा। ये स्टिग्मा शशांक के साथ भी लगा। जब हम शशांक को कंपेयर करते हैं उनके कंटेम्पररीज से तो फर्क साफ दिखता है। गौतम रोडे ने अपने आप को रीइन्वेंट किया, डाइवर्स रोल्स किए। हर्षद चोपड़ा ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की। विवियन डी सेना ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। पर शशांक का ग्राफ उतना इम्प्रेसिव नहीं रहा। बालिका वधू के बाद जो ग्राफ बनना चाहिए था वो नहीं बना। 2020 के बाद तो शशांक ऑलमोस्ट गायब से हो गए। टीवी पे कोई रेगुलर शो नहीं किया, ओकेजनल गेस्ट अपीयरेंसेस किए, कुछ म्यूजिक वीडियोस किए, पर वो रेगुलर प्रेजेंस नहीं रही जो एक लीड एक्टर की होनी चाहिए। इंडस्ट्री सोर्सेज कहते हैं कि शशांक ने कई शोज रिजेक्ट कर दिए क्योंकि वो अपनी इमेज के बारे में बहुत कॉन्शियस थे। वो चाहते थे कि जग्या वाली इमेज से अलग कुछ करें, पर जो ऑफर्स आ रहे थे वो वैसे ही थे। तो ये बन गया एक विशियस साइकिल। ना वो पुरानी इमेज के रोल्स करना चाहते थे, ना नए तरह के रोल्स मिल रहे थे, बीच में फंस गए। और ये सिचुएशन आज भी कंटिन्यू है। शशांक का करियर लिम्बो में है, ना कंप्लीटली फिनिश्ड, ना एक्टिवली सक्सेसफुल। तो अब सवाल ये है कि 2024 में शशांक
शशांक क्या कर रहे हैं? दोस्तों 2024 शशांक व्यास आज कहाँ है? ये सवाल कई फैंस के मन में है। सोशल मीडिया पे अगर आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि शशांक एक्टिव तो है, इंस्टाग्राम पे रेगुलरली पोस्ट्स करते हैं, फिटनेस फोटोज डालते हैं, ट्रैवल पिक्चर्स शेयर करते हैं, पर वो पीक स्टारडम वाली फीलिंग नहीं है। फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हैं, पर एंगेजमेंट उतनी नहीं जितनी एक करंट टीवी स्टार की होनी चाहिए। कमेंट्स में ज्यादातर लोग जग्या का ही जिक्र करते हैं। जग्या वी मिस यू, बालिका वधू याद आ गया, ऐसे मैसेजेस आते हैं। वर्क के फ्रंट पे शशांक ने कुछ वेब सीरीज में काम किया है रिसेंटली, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे थोड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर वो कोई मेजर हिट प्रोजेक्ट नहीं है जो उन्हें फिर से स्पॉटलाइट में लाए। म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं कुछ, पर दोस्तों म्यूजिक वीडियोस करना और लीड शो करना दोनों में बहुत फर्क है। म्यूजिक वीडियोस से विजिबिलिटी मिलती है, पर करियर एस्टैब्लिश नहीं होता। फाइनेंशियल फ्रंट पे बालिका वधू से जो पैसा कमाया था और बाद के कुछ शोज से जो मिला, उसमें से शशांक ने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, प्रॉपर्टी है, सेविंग्स है, तो फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं है, पर क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, करियर का वो पीक, वो नहीं है। इंटरव्यूज में शशांक कहते हैं कि वो अब मैच्योर रोल्स करना चाहते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वेब सीरीज में इंटरेस्ट है क्योंकि वहाँ क्रिएटिव फ्रीडम ज्यादा है, पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। ओटीटी पे नए एक्टर्स आ रहे हैं, टैलेंटेड लोग हैं। शशांक को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा दोबारा। बॉलीवुड का ड्रीम अभी भी अलाइव है उनके दिल में, पर रियलिस्टिकली चांसेस कम लगते हैं। एज भी बढ़ गई है और टीवी एक्टर से फिल्म एक्टर बनने का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया में बहुत अच्छा नहीं है। कमबैक पॉसिबल है बिल्कुल। इंडस्ट्री में कई एक्टर्स हैं जिन्होंने सेकंड इनिंग्स खेली है, पर शशांक को कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा।